नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइंस विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं साउंड वेव्स टॉपिक पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट 1 को, जिसके अंतर्गत हम सॉल्व करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न जो कहीं ना कहीं आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हो सकता है कि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपको सुपर टेट एग्जाम्स में भी देखने को मिले। इसके लिए जरूरी यह है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले आप कंटेंट को बहुत अच्छे से जानें। उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से कवर किया होगा, इसके सभी पॉइंट्स को आपने बहुत अच्छे से जाना होगा, समझने की कोशिश की होगी। अब हम इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमें ये कॉन्फिडेंस मिल पाए कि इस कंटेंट से किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, और यदि पूछे जाते हैं तो उन प्रश्नों को हम कैसे कर सकते हैं, क्या हमारे लिए वो कंटेंट हेल्पफुल है या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और इस प्रैक्टिस सेट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। देखिए, ध्वनि तरंग यानी कि जो साउंड वेव्स होते हैं उनका नेचर किस प्रकार का होता है, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है अनुप्रस्थ। थोड़ा सा टाइपिंग एरर स्टूडेंट्स, ये आपका नए है, तो पहला जो ऑप्शन है वो है अनुप्रस्थ, दूसरा ऑप्शन आपका है अनुदैर्घ्य, और तीसरा ऑप्शन है आपका अप्रगामी, और चौथा ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय। तो आपको बताना है कि जो ध्वनि तरंग यानी कि जो साउंड वेव्स है उनका नेचर किस प्रकार का है। क्या वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, या वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, या फिर वो अप्रगामी तरंगे हैं, या विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले मैंने आपको तरंगों के बारे में बताया था, यानी कि वेव्स के बारे में बताया, और मैंने आपको बताया था कि वेव्स दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके यांत्रिक तरंगे और दूसरे होते हैं अयांत्रिक तरंगे। और यांत्रिक तरंगों के भी दो पार्ट्स मैंने आपको बताए थे, जिसमें एक होता है अनुप्रस्थ तरंगे और दूसरे होते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे वो तरंगे होती हैं जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही गति करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि आपकी ध्वनि तरंगे। लेकिन अनुप्रस्थ तरंगे वो तरंगे होती हैं जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत दिशा में गति करते हैं, जैसे कि आपकी प्रकाश तरंगे। तो वहां से सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति। तो ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है स्टूडेंट्स, वो होती है आपकी अनुदैर्घ्य। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है कि अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। देखिए, आपसे पूछा गया है सीधा सीधा अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। अवश्रव्य तरंगे मतलब जिनको हम कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव। देखिए स्टूडेंट्स, रेंज ऑफ हियरिंग के अंतर्गत मैंने आपको तरंगों के 3 प्रकार बताए हैं, जिसमें एक होता है अवश्रव्य तरंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। दूसरे आते हैं आपके श्रव्य तरंगे यानी ऑडिबल वेव्स, जो होते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज के बीच की जो तरंगे होती हैं, जो श्रव्य होते हैं, मतलब हम उनको सुन सकते हैं। और उससे ऊपर जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो तरंगे होती हैं उनको हम कहते हैं पराश्रव्य तरंगे। तो ना तो हम पराश्रव्य तरंगों को सुन पाते हैं, मतलब अगर ध्वनि की मात्रा बहुत अधिक होगी तो भी हम नहीं सुन पाएंगे, और अगर बहुत कम होगी, 20 हर्ट्ज से कम होगी, जो अवश्रव्य में आते हैं, वो भी हम नहीं सुन सकते। तो यहाँ पर वहीं से क्वेश्चन सीधा सीधा उठाया गया है कि अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। ऑप्शन ए कहता है 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन बी कहता है 20 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन सी कहता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, और ऑप्शन डी कहता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तो आपको बताना है कि अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। सीधा सीधा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अवश्रव्य तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उनको हम अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है कि पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति। देखिए, जो पराश्रव्य तरंगे होती है यानी कि जिनको हम अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं, वो वे तरंगे होती हैं जिनकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज और 1000 हर्ट्ज के बीच। ऑप्शन बी कहता है 1000 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच, ऑप्शन सी कहता है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, और ऑप्शन डी कहता है 20 हर्ट्ज के बीच। तो आपको बताना है कि पराश्रव्य तरंगे जिनकी आवृत्ति होती है, तो आपको पता है सीधा सीधा स्टूडेंट्स 20,000 हर्ट्ज से अधिक, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो तरंगे होती हैं, 20,000 हर्ट्ज, वो सभी आपकी पराश्रव्य तरंगों में आते हैं। लेकिन इस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑप्शन ए मैच नहीं करता, ऑप्शन बी भी नहीं करता, ऑप्शन डी भी नहीं करता। जो 20 हर्ट्ज से अधिक होते हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होनी चाहिए। और स्टूडेंट्स, 20,000 हर्ट्ज को आप बोल सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज भी।
क्योंकि 1 किलो में 1000 होते हैं तो 20 किलो में हो जाएंगे 20,000 हर्ट्ज। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको घुमाया गया, इसमें बताया गया 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। देखिए सीधा सीधा वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे ऑप्शंस रखते हैं। अगर वो रखता 20,000 हर्ट्ज से अधिक तो भी राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में रखा गया है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, तो इसलिए भी ये राइट ऑप्शन है। और ये सभी चीज़ें मैंने कंटेंट में आपको डिटेल में बताएं। स्टूडेंट्स कंटेंट में इसीलिए चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, समय लगता है, इसलिए ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट को आप एक बार ध्यान से सुनेंगे तो वो टॉपिक आपको दोबारा कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ें सभी आपके क्लियर हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि कंटेंट को पढ़ना, उसको समझना और उसके प्रॉपर नोट्स तैयार करना। अगर आप उनको करते हैं तो एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में हेल्प मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पाए होंगे और आप समझ पा रहे हैं कि कंटेंट आपके लिए कितना हेल्पफुल है, किस तरीके से क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है कि निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं। देखिए निमग्न वस्तुएं यानी जो वस्तुएं निमग्न होते हैं उनका पता लगाने के लिए, यानी कि उनका पता लगाने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उस उपकरण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कहता है रडार, ऑप्शन बी कहता है सोनार, ऑप्शन सी कहता है क्वासर और ऑप्शन डी कहता है स्पंदक। तो निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स, उस उपकरण को हम कहते हैं सोनार। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, सोनार। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है कि डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है। देखिए डेसिबल यानी डेसिबल जो यूनिट है इसका प्रयोग किसके मापन के लिए होता है, यानी कि किसके मापन के लिए आप डेसिबल का प्रयोग करते हो। ऑप्शन ए कहता है प्रकाश की गति, ऑप्शन बी कहता है ऊष्मा की तीव्रता, ऑप्शन सी कहता है ध्वनि की तीव्रता और ऑप्शन डी कहता है रेडियो तरंगों की बारंबारता। तो आपको बताना है कि डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको मैंने बार बार बता रखा है कि डेसिबल का प्रयोग हम ध्वनि की तीव्रता या ध्वनि की प्रबलता, यानी सीधा सीधा संबंध होता है। अगर आप साउंड से रिलेटेड किसी भी चीज़ का मापन करते हैं तो उसके लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की तीव्रता। तो सीधा सीधा सिंपल प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर भी पूछा जा सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है कि मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है। देखिए मनुष्य के लिए मतलब मानव के लिए जो स्टैंडर्ड जो उसका लेवल है, स्तर है, वो कितना है। ऑप्शन ए कहता है 90 डेसिबल, ऑप्शन बी कहता है 60 डेसिबल, ऑप्शन सी कहता है 120 डेसिबल और ऑप्शन डी कहता है 100 डेसिबल। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको कंटेंट के दौरान बहुत अच्छे से बता रखा है साउंड की कुछ मुख्य विशेषता में एक पॉइंट हम पढ़ रहे थे जिसका नाम था ध्वनि की प्रबलता या जिसे हम लाउडनेस कहते हैं। इसके अंतर्गत मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं कि जब हम सामान्य श्वसन करते हैं तो कितने डेसिबल की ध्वनि निकलती है, जब हम सामान्य बातचीत करते हैं तब कितने डेसिबल, जब हम व्यस्त ट्रैफिक में होते हैं तब कितने डेसिबल, और जो फैक्ट्रियों की औसत ध्वनि का लेवल होता है, स्तर होता है, वो कितना डेसिबल होता है। तो उसमें मैंने आपको बता रखा है फैक्ट्रियों का जो औसत ध्वनि का लेवल होता है वो 80 डेसिबल तक होता है और इससे अधिक की जो ध्वनि है वो इंसान के लिए हानिकारक होते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला गया मनुष्य के लिए मानक, मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड, मतलब कितना ध्वनि स्तर होना चाहिए। तो 90 तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नुकसानदायक हो जाएगा। 120 तो बिल्कुल और भी खतरनाक होगा और ऑप्शन नंबर डी 100 डेसिबल भी बिल्कुल गलत होगा। और मैंने आपको पॉइंट बता रखा है कि सामान्य बातचीत के लिए जो ध्वनि का स्तर होता है, सामान्य बातचीत जो हम करते हैं उस दौरान जो हम बातचीत करते हैं उसमें ध्वनि का स्तर 60 डेसिबल होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो देख पा रहे हैं कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम्स में बनते हैं। और यदि आप इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ से एक क्वेश्चन जो बनेगा उसको आप इजीली क्लियर करें, आप उस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुँच पाए, इसके लिए ज़रूरी है कि कंटेंट को कवर करना। उम्मीद करता हूँ कि कंटेंट को आपने बहुत अच्छे से कवर किया होगा, उसको रिवाइज किया होगा, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है एक्वास्टिक विज्ञान है, यानी एक्वास्टिक मतलब एक्वास्टिक जो विज्ञान होता है वो क्या है। ऑप्शन ए कहता है प्रकाश से संबंधित, ऑप्शन बी कहता है ध्वनि से संबंधित, ऑप्शन सी कहता है जलवायु से संबंधित और ऑप्शन डी कहता है धातु से संबंधित। तो जो एक्वास्टिक विज्ञान होता है उसका संबंध होता है स्टूडेंट्स ध्वनि से संबंधित, यानी कि जब आप साउंड से संबंधित किसी चीज के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको हम एक्वास्टिक विज्ञान कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न
क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है कि मेघ गरजना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि, देखिए मेघ गरजना, जब भी आपने कभी मेघ को गरजते हुए सुना होगा तो व्यक्ति जो होता है वो अपना मुंह खोल लेता है, यानी आपने भी कभी ना कभी अपना मुंह जरूर खोला होगा। वो अलग बात है कि आपने कभी नोटिस नहीं किया हो, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि मेघ गरजना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, क्यों खोलता है? ऑप्शन ए कहता है डर को दूर कर सके इसलिए, ऑप्शन बी कहता है दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए, ऑप्शन सी कहता है अधिक ध्वनि प्राप्त कर सके, ऑप्शन डी कहता है मुंह से वायु बाहर निकालने के लिए। सीधा सीधा सिंपल प्रश्न आपसे पूछा गया है जो आपके व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए हैं कि कभी भी मेघ गरजना जब आप सुनते हैं तो व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, तो किस लिए मुंह खोलता है? क्या वो डर को दूर करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं करता। ऑप्शन सी कहता है अधिक ध्वनि प्राप्त कर सके। देखिए मेघ गरजना आप सुनते हैं तो यहाँ पर ध्वनि आप ज्यादा प्राप्त करने के लिए तो मुंह नहीं खोलेंगे। ऑप्शन डी कहता है मुंह से वायु बाहर निकालने के लिए, तो ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि जब आप मेघ का गरजना सुनते हैं स्टूडेंट्स तो वायु का दाब आपके अंदर ज्यादा उत्पन्न हो जाता है, और अगर आप वायु के दाब को बराबर मेंटेन नहीं करते हैं, मुंह नहीं खोलते हैं और वायु को बाहर नहीं निकालते हैं, और वायु का दाब किसी कारणवश अधिक हो जाता है तो आपके कान के पर्दे भी फट सकते हैं। तो इसी कारण से जब भी ऐसे कंडीशंस बनते हैं तो बॉडी अपने आप अपना मुंह खोल लेती है, तो इसी कारण से ही खोलती है ताकि कर्णपटल पर वायु के दाब बराबर हो सके। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस को आप देखकर समझ पा रहे हैं कि अगर इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम्स में बनते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। एक बात और बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जब आप मुंह खोलते हैं, मुंह खोल के सांस लेते हैं, तो ज़्यादातर लोग इसको मानते हैं कि आपको उबासी आ रही है, इसका मतलब आपको नींद आ रही है। इसका कोई मतलब नहीं होता नींद से, क्योंकि जब जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो बॉडी अपने आप मुंह खोल के सांस लेती है, और उस समय जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो आपको नींद की झपकी भी आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग बात क्या करते हैं कि जब आप उबासी लेते हैं, मतलब मुँह खोल कर सांस लेते हैं, तो मैक्सिमम लोगों का मानना होता है कि आपको नींद आ रही है, बट उस समय बॉडी में समझ जाए कि उस समय बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है और इसके लिए बॉडी ने अपने आप मुंह खोलकर सांसें ली होगी, यानी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाया होगा, इसी कारण से आप मुंह खोलते हैं। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चंस का संबंध होता है। अगर आप साइंस को व्यावहारिक जीवन से जोड़कर पढ़ेंगे तो हर एक चीज के पीछे के कारण को आपको पता चल पाएगा, और अगर आप चीजों को व्यावहारिक जीवन से जोड़कर नहीं पढ़ेंगे, साइंस को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ रटने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपका दायरा जो है वो सीमित हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और अभी तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उन सभी पॉइंट्स को आपने अच्छे से समझा होगा। तो ज़रूरी ये है स्टूडेंट्स कि आप जब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो विज्ञान को इसलिए भी पढ़े ताकि आप अपने व्यावहारिक जीवन में भी कुछ चीज़ें सीख सके, आपको उसका मीनिंग पता चल सके। कभी ऐसा ना हो कि आपने किताबें तो रट ली बहुत सारी, आपको विज्ञान भी आता है, सब कुछ आता है, लेकिन आपको जो उसका सही कारण है, सही रीज़न है, वो नहीं पता होता। ज़रूरी ये है कि आप एक पढ़े लिखे टीचर बनने वाले हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास इतनी नॉलेज सक्षम होनी चाहिए ताकि आप बच्चों के अंधविश्वास को समाप्त कर सके, उनको सही विश्वास दिला सके, उनको अंधविश्वास में ना रख पाए। इसके लिए जरूरी है कि आपको विज्ञान विषय पढ़ने के लिए दिया है आयोग ने। तो उम्मीद करता हूं कि आप आयोग के हिसाब से चीजों को समझ पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है कि इको साउंडिंग प्रयोग होता है। देखिए इको साउंडिंग कहाँ प्रयोग होता है ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है ध्वनि में कथपन उत्पन्न करने के लिए, ऑप्शन बी कहता है ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी कहता है समुद्र की गहराई मापने के लिए, ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इको साउंडिंग स्टूडेंट्स, इको साउंडिंग, इको का मतलब आपको पता होगा, आपने इको का मतलब पढ़ा होगा। इको जिसको हम कहते हैं प्रतिध्वनि, हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिध्वनि। अब देखिए इको साउंडिंग मतलब प्रतिध्वनि साउंडिंग का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो स्टूडेंट्स रेंज ऑफ हियरिंग के दौरान मैंने आपको 3 टाइप बताए थे। एक बताया था अवश्रव्य तरंगे, दूसरा बताया था श्रव्य तरंगे और तीसरा बताया था पराश्रव्य तरंगे। अब देखिए पराश्रव्य तरंगे यानी कि जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उनको हम पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव उसको हम कहते हैं। और इसका उपयोग कौन करते हैं, तो इसका उपयोग चमगादड़ करते हैं। चमगादड़ किस लिए करते हैं, तो रात में चमगादड़ों को आंख से दिखाई नहीं देता और वो चलने फिरने के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं, जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए। हो सकता है आपके एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चंस बन जाए, लेकिन इस क्वेश्चंस का रिलेशन है, इसमें कैसा रिलेशन है, चमगादड़ रात में चलने के लिए
पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं? तो देखिए, जब चमगादड़ रात में चलते हैं, उनको दिखाई तो देता नहीं है, तो वो उस मार्ग में पराश्रव्य तरंगे छोड़ते हैं। और जब वो पराश्रव्य तरंगे छोड़ते हैं, अगर रास्ते में पराश्रव्य तरंगे किसी भी चीज से टकराकर वापस आते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि मार्ग में कोई अवरोध है, यानी कोई रास्ते में अवश्य है, तो उस मार्ग से चलना प्रारंभ नहीं करते हैं। वो फिर दूसरे मार्ग से पराश्रव्य तरंगे छोड़ते हैं। जहां से उनको पराश्रव्य तरंगे रिटर्न नहीं मिलते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये रास्ता खाली है, कोई भी नहीं है, तो इस मार्ग में चला जा सके। तो इसका प्रयोग कौन करते हैं? चमगादड़ करते हैं। किस कौन से तरंगों का? पराश्रव्य तरंगों का। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इको साउंडिंग प्रयोग होता है, और पराश्रव्य तरंगों को जब मैं आपको बता रहा था, तो इसके अंतर्गत मैंने बहुत सारे उपयोग बताए हैं, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग हम किस लिए करते हैं? तो आजकल जो भोजन होते हैं उनकी प्रतिरक्षा के लिए भी करते हैं। जैसे दूध होता है, दूध में बहुत सारे हानिकारक जीवाणु होते हैं, उसको नष्ट करने के लिए भी हम पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। समुद्र की गहराई नापने के लिए भी हम पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं। तो सीधा सीधा वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है कि इको साउंडिंग कहां पर प्रयोग होता है। तो देखिए, ध्वनि में कंपन उत्पन्न करने के लिए तो बिल्कुल नहीं होता, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के लिए भी नहीं होता, और उपयुक्त में से कोई नहीं भी नहीं हो सकता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए। क्योंकि समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए हम पराश्रव्य तरंगों का उपयोग करते हैं, और पराश्रव्य तरंगे यानी कि इको साउंडिंग का मतलब ही होता है पराश्रव्य तरंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहता है कि पराध्वनिक विमान डैश नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं। देखिए, पराध्वनिक विमान, तो पराध्वनिक विमान का मतलब होता है कि जो हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक वायुयान होते हैं, वो डैश नामक यानी कि एक डैश प्रकार की तरंगे उत्पन्न करते हैं, डैश प्रकार की प्रघाती तरंगे उत्पन्न करते हैं। तो वो कौन से तरंगे होती हैं? ऑप्शन ए कहता है संक्रमण तरंगे, ऑप्शन बी कहता है पराश्रव्य तरंगे, ऑप्शन सी कहता है अनुप्रस्थ तरंगे, और ऑप्शन डी कहता है ध्वनि बूम। तो यहाँ पर आपका स्टूडेंट्स अनुप्रस्थ तरंगे। तो देखिए, पराध्वनिक विमान यानी कौन से? तो देखिए, मैंने आपको मैक नंबर यानी कि मैक संख्या मैंने आपको बताया है कंटेंट के दौरान, और मैंने आपको बताया कि मैक नंबर जिसमें ध्वनि की वायु 332 मीटर पर सेकंड होता है, और अगर कोई वायुयान जो एक मैक संख्या से अधिक स्पीड से अगर कोई चलती है, तो उसमें से एक प्रघाती तरंगे उत्पन्न होते हैं जो खिड़कियों के कांच तोड़ देते हैं। और मैंने आपको बताया था कि साउथ की मूवीज में जब हीरो चिल्लाता है तो कांच टूट जाते हैं। तो आप समझ जाइए कि जब हीरो चिल्लाया होगा तो प्रघाती तरंगे उत्पन्न हुए होंगे, इसी वजह से कांच टूट गए। तो मैंने आपको इस कंटेंट के दौरान बताया था कि जो हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक वायुयान के जो एयरपोर्ट होते हैं, वो रहवासी क्षेत्र से दूर बनाए जाते हैं। रहवासी क्षेत्र का मतलब जहां पर इंसान रहन सहन करते हैं, उनसे दूर बनाए जाते हैं। वो इसीलिए बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि जब इस प्रकार के विमान जिनकी गति 1200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक होती है, तो वहां से एक तरंगे उत्पन्न होती हैं, और उन तरंगों को हम कहते हैं पराश्रव्य तरंगे। जो आप रेंज ऑफ हियरिंग में पढ़ते हैं, जिन तरंगों की आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है, तो ये तरंगे उत्पन्न होती हैं और ये खिड़कियों के कांच को तोड़ देते हैं। तो सीधा सीधा यहीं से क्वेश्चन उठाया गया है कि पराध्वनिक विमान डैश नामक एक प्रघाती तरंगे उत्पन्न करते हैं, तो उन प्रघाती तरंगों को हम कहते हैं पराश्रव्य तरंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहता है कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। देखिए, ध्वनि तरंगे जो साउंड वेव्स होते हैं वो नहीं चल सकती हैं। तो कहाँ नहीं चल सकती हैं? ऑप्शन ए कहता है ठोसों में, ऑप्शन बी कहता है द्रवों में, ऑप्शन सी कहता है गैसों में, और ऑप्शन डी कहता है निर्वात में। तो जो ध्वनि तरंगे हैं वो कहाँ पर नहीं चल सकती है, वो आपको बताना है। इसमें भी मैंने आपको बता रखा है कंटेंट के दौरान कि जो ध्वनि तरंगे सबसे ज्यादा जो चलती हैं वो ठोसों में चलती हैं, उसके बाद द्रव में, और उसके बाद गैस में। तो इसका मतलब कहाँ नहीं चल पाते, तो वो निर्वात में। और आपको ये भी पता होगा कि जो साउंड वेव्स होते हैं उनके लिए माध्यम मीडियम जरूरी है। जहां पर मीडियम नहीं होगा वहां पर ध्वनि तरंगे नहीं चल सकते। तो सीधा सीधा इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट, क्योंकि ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है कि यदि VA, VW तथा VS क्रमशः वायु, जल एवं इस्पात में ध्वनि के वेग हो, तो VA का मतलब होता है स्टूडेंट्स की वेलोसिटी ऑफ एयर यानी कि वायु में ध्वनि का वेग, VW का मतलब W फॉर वाटर यानी जल में वायु का वेग, और इस्पात का मतलब होता है सॉलिड में। तो ध्यान रखेंगे VS, VW और VA जो है ये सभी ध्वनि के वेग हैं, लेकिन अलग अलग माध्यम में, वायु में, जल में और इस्पात में। तो इसका सही क्रम आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है VA से ज्यादा VW में, उससे भी ज्यादा VS में,
ऑप्शन बी कहता है VS से ज़्यादा VW में, फिर VA में। ऑप्शन सी कहता है VW से ज़्यादा VS और VS से ज़्यादा VA में। और ऑप्शन डी कहता है VS से ज़्यादा VA में और उससे भी ज़्यादा VW में। तो आपको बताना है कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स की ध्वनि की जो चाल है सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, यानी VS में सबसे ज़्यादा। उससे कम होता है वाटर में यानी VW में, और उससे भी कम होता है VA में यानी कि वायु में। तो ये क्रम जहां पर मिले वो आपका राइट क्रम है, और ये क्रम है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पाए होंगे और आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहता है कि कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती। देखिए इसमें से कौन सी तरंगे हैं जो शून्य में, शून्य का मतलब होता है जहां पर कुछ भी ना हो यानी कि मीडियम बिल्कुल जीरो हो, वहां पर संचरण नहीं कर सकते यानी कि नहीं चल सकती हैं। तो कौन सी तरंगे हैं। ऑप्शन ए कहता है प्रकाश, ऑप्शन बी कहता है ऊष्मा, ऑप्शन सी कहता है ध्वनि और ऑप्शन डी कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसे हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, इसे अयांत्रिक तरंगे भी कहते हैं, तो ये तो चल सकती हैं बिल्कुल। प्रकाश आपकी क्या है, एक प्रकार की तरंगे हैं जो किसी भी माध्यम में, निर्वात में भी चल सकती है, ऊष्मा भी चल सकती है, लेकिन ध्वनि एक ऐसी तरंगे हैं जो बिल्कुल भी नहीं चल सकती क्योंकि इनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। और आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि मीडियम जहां का क्या हो, शून्य हो, मतलब जीरो हो। तो इसका मतलब कौन सी तरंगे हैं, तो वो है ध्वनि तरंगे जो शून्य में संचरण नहीं कर सकती। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। स्टूडेंट्स ये नहीं वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं, टफ लेवल के, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस होते हैं आपको इसके लिए डिटेल नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि आपको प्रकाश के बारे में भी पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में भी पता होनी चाहिए और ऊष्मा के बारे में भी पता होनी चाहिए। तो जरूरी यहाँ पर यह है कि जो तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती वो एकमात्र है ध्वनि तरंगे, क्योंकि इनको मीडियम की आवश्यकता होती है। उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से यदि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं तो आप इजीली उन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है कि एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। देखिए एक जैव पद्धति यानी कि एक जैव सिस्टम है जिसमें पराश्रव्य ध्वनि, यानी पराश्रव्य ध्वनि का मतलब होता है अल्ट्रासोनिक वेव साउंड का उपयोग किया जाता है। तो वो कौन सी जैव पद्धति। ऑप्शन ए कहता है सोनोग्राफी, ऑप्शन बी कहता है ECG, ऑप्शन सी कहता है EEG और ऑप्शन डी कहता है एक्सरे। तो स्टूडेंट्स एक ऐसा जैव प्रक्रम बताना है जहां पर पराश्रव्य ध्वनि, आपको पता है पराश्रव्य ध्वनि जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज यानी 20 किलो हर्ट्ज से भी अधिक होती है, और ये वो साउंड होती हैं जिनके लिए मानव के कान संवेदनशील नहीं होते हैं। तो इसका उपयोग वहां पर किया जाता है। तो देखिए सोनोग्राफी, ECG आपके हार्ट का टेस्ट होता है, तो ये इंसान के हार्ट का टेस्ट हो सकता है, और अगर ECG टेस्ट में इतनी ध्वनि की तरंगे आप सुनेंगे तो आपकी मौत भी हो सकती है। इसका मतलब ECG में तो नहीं होता होगा। EEG भी एक प्रकार का टेस्ट, इसका मतलब इसमें भी नहीं हो सकता। और एक्सरे भी आपको पता है कि मानव के एक्सरे भी होते हैं, तो यहाँ पर भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो किया जाता है सोनोग्राफी। यानी ऑप्शन से भी आप जा सकते हैं अगर आपने कंटेंट को अच्छे से पढ़ रखा है तभी। स्टूडेंट्स इसी तरीके से क्वेश्चन जब बनते हैं तो रटने वाले अलग तरफ हो जाते हैं और जो समझने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके रिजल्ट अलग आते हैं। देखिए 69,000 में जो 10 में से 4 या 5 क्वेश्चन जिन्होंने किए होंगे उन्होंने सीधा सीधा लुसेंट की किताब को रटा होगा। लुसेंट की किताब रटने से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हैं आयोग उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन उठाएगी, और इसके लिए जरूरी है कि उस टॉपिक को आपने कितना अध्ययन किया। और अगर आप सिलेबस के मैकेनिज्म को देखेंगे तो वही टॉपिक आपके लिए रखे गए हैं जो आपके व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए हैं। तो सीधा सीधा संबंध है कि आप एक अध्यापक नियुक्त होने वाले हैं और आप एक ऐसे अध्यापक नियुक्त होंगे जिसके पास ज्ञान के भंडार होंगे, तो वो बच्चों को भी उतना ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ा पाएंगे। बात यहाँ पर सीधा सीधा संबंध है ज्ञान का, क्योंकि आप एक अध्यापक है, आप कोई पुलिस कांस्टेबल की भर्ती नहीं है जिसमें आपको चुपचाप खड़े रहना है और कानून से रिलेटेड ही बातें करनी है। आप एक अध्यापक हैं और आपको पता है एक टीचर्स का रोल क्या होता है, समाज को आगे लेकर जाना। और बच्चों को यदि आप सही मार्गदर्शन नहीं दे पाएंगे तो बच्चों का डेवलपमेंट कैसे होगा, आप अपने सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि जो आपका सुपर टेट का सिलेबस है वो बहुत ही
बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया गया। इसमें जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं आपके व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए हैं और इसीलिए आप एक अध्यापक के तौर पर आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, ताकि आप बच्चों के अंदर जो अंधविश्वास या समाज सोसाइटी में जो अंधविश्वास फैले हुए हैं उन अंधविश्वासों को दूर कर सके और बच्चों को सही राह, सही मार्ग दिखा सके। तो इस तरीके के क्वेश्चंस इसीलिए आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, क्योंकि टॉपिक ही आपके ऐसे सिलेक्ट किए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन प्रश्नों को देखकर आप इजीली रियलाइज कर पा रहे होंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और कंटेंट आपके लिए कितना हेल्पफुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। और इस प्रैक्टिस सेट 1 का लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। थोड़ा सा टाइपिंग है स्टूडेंट्स, अधिकतम होगी। तो देखिए लगभग 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर किस माध्यम में, यानी कि वो कौन सा माध्यम है जिसमें ध्वनि की गति सबसे अधिकतम मैक्सिमम होगी। ऑप्शन ए कहता है हवा में, ऑप्शन बी कहता है ग्रेनाइट में, ऑप्शन सी कहता है पानी में और ऑप्शन डी कहता है लोहे में। तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि ध्वनि की गति जो है सबसे ज्यादा होती है सॉलिड, और सॉलिड में अगर इस्पात हो यानी कि आयरन हो, लोहा हो, तो वहां पर सबसे ज्यादा होती है। तो सीधा सीधा ऑप्शन ना तो हवा होगा, ना पानी और ना ही ग्रेनाइट, क्योंकि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है लोहा। क्योंकि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो ध्वनि की गति का मान भी बढ़ता है, ये भी मैंने कॉन्सेप्ट में आपको बता रखा है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज को बड़ा करने के लिए दिया गया, आपको कंफ्यूज करने के लिए। उसको सीधा सीधा पूछना था कि ध्वनि की गति सबसे अधिकतम कहाँ होगी, तो आपको पता है सबसे अधिकतम लोहे में होगी, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक जितने भी प्रश्न हमने सॉल्व किए उन सभी प्रश्नों को आप इजीली समझ पाए होंगे और उन सभी प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पाए होंगे। अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके 15 में से स्कोर कितने हैं, और अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपके मिस्टेक हुए हैं तो उस क्वेश्चंस को या उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज कीजिए और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर आपके कहीं पर कोई भी क्वेश्चंस मिस्टेक हुए हैं तो ये देखिए कि आपके कहाँ पर मिस्टेक हुए हैं, कौन से पोर्शंस में रिवीजन की कमी रही है, उस पोर्शंस को रिवाइज कीजिए और नेक्स्ट टेस्ट के लिए तैयार रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।